नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का मैं आपका सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं दोस्तों। और हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं आज के किशोर रेडकर जी, पीएमसी और तमाम मामलों के जानकार हैं, सिविल इंजीनियर हैं और पीएमसी में बाकायदा सर्टिफाइड कोर्स किए हुए हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पीएमसी इन रीडेवलपमेंट इन हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट में जाती है, जब उसका अहम रोल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, पीएमसी का। और आज उसी विषय पर आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही उसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं इनका और आप तमाम जो दर्शक महोत्सव टीवी चैनल पे देख रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं और इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि इन्होंने करीबन सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए हैं और रीडेवलपमेंट के पिछले करीबन 20 सालों से इस फील्ड में है। और 56,000 स्क्वायर फीट का एक प्रोजेक्ट है प्रभा देवी में, नियर सिद्धि विनायक टेम्पल, रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं साहब। और हैंडलिंग इन पीएमजीपी प्रोजेक्ट नियर जी साउथ बीएमसी ऑफिस, अभी टेंडर होना बाकी है, आज ही टेंडर है उसका। और मुलुंड गोकुल श्याम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुलुंड, और बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पूरे मुंबई में कर रहे हैं। साथ ही सेल्फ रीडेवलपमेंट को बढ़ावा सरकार तो दे रही, देवेंद्र फडणवीस साहब ने, हमारे जो डीसीएम है, उन्होंने बोला है कि जल्द ही जो सितंबर 2019 का जो जीआर है, सेल्फ रीडेवलपमेंट को इंसेंटिव मिले, सब्सिडी मिले ब्याज वगैरह में, तो उससे रिलेटेड सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी साफ कर रहे हैं एज ए पीएमसी। मुलुंड गोकुल श्याम का एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। प्रभा देवी में सिद्धि विनायक नाम से एक सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑनगोइंग, तो बड़े फ़ायदेमंद होता है सेल्फ रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। तो तमाम विषय हैं और सिविल इंजीनियर हैं और इनकी कंपनी का नाम है, सर बताइए। साई वेदा कंसल्टेंसी। तो साई वेदा जो कंपनी है, और महासेवा से भी जुड़े, रमेश प्रभु जी से भी जुड़े हैं, किशोर रेडकर साहब तमाम अलग अलग चैनल्स पे भी आते हैं। तो मैं यही कहूँगा, और हम इनके नंबर भी शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका मैं स्वागत करता हूं। और आप जो तमाम लोग हैं, इनके जो सवाल जो एडवांस में आते हैं हमारे पास, जब अनाउंस करते हैं हम इस सब टॉपिक को, तो 2-3 दिन पहले जो सवाल आते हैं उन सवाल भी लेंगे। और यूट्यूब पे जो आप तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल करेंगे, वो सवाल भी लेंगे दोस्तों। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ बड़ी मोटिवेट लाइन से, और आप सभी भी इस लाइन से रूबरू होंगे और सहमत होंगे कि ज़िंदगी में हर सुबह, ज़िंदगी में आज की जो सुबह होगी, मान लो हर दिन की सुबह, मान लो ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती, सवाल, ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है, उसका उत्तर, उसका जवाब देकर जाती है। तो आज आप ये अनुभव करेंगे, मकर संक्रांति आज भी, कल भी है, लोहरी कल गई है, तो आप ये ज़िंदगी की सुबह आज की आप तमाम जो दर्शकों की है दोस्तों, जो शर्तें हैं, जो सवाल है आपके दिलों में पीएमसी से रिलेटेड, आप जो सवाल हैं, आपकी जो समस्या है, उनका आप यदि इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उनकी शर्तें, उनके सवाल भी सुलझेंगे। क्योंकि ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। आप कभी भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा अभी के अभी इस वीडियो को, आप ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। इसी खूबसूरत लाइन और मोटिवेट लाइन से आज हम बात करेंगे। टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएमसी इन रीडेवलपमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दोस्तों, मिस्टर किशोर रेडकर साहब के बारे में बताया मैंने, सिविल इंजीनियर है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, पीएमसी में बाकायदा सर्टिफाइड कोर्स भी किया हुआ है, और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा किशोर रेडकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, यदि एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, ऑफिस बियर्स या नई ऑफिस बियर्स है, वो सिंपल रहता है, तो उसको जानना हो कि हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो प्रोसेस क्या है, स्टेज क्या है, उसका स्टेप क्या है, और पीएमसी के मतलब भी बहुत फुल फॉर्म भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो ये क्या मायने रखता है, इसके बारे में जरा क्या एक लेमैन को समझना हो तो किस तरह से ब्रीफ करेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट पीएमसी, ये एक बहुत अहम हिस्सा है रीडेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट फील्ड में। कैसे? अभी फ़िलहाल आज इस मुंबई में 5,500 प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड है, बंद है, टोटली बंद है। कहीं पे आधे बंद है, कहीं पे सिर्फ पतरे लगे हुए हैं, कहीं पे ऐसी बिल्डिंग पुरानी खड़ी है, बट प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड है, बंद है।
इसका अहम कारण ऐसा है कि उस प्रोजेक्ट में प्रॉपरली स्टडी किया नहीं गया और उस स्टडी के बिना प्रोजेक्ट को आगे लिया गया। जैसे कोई चेयरमैन और सेक्रेटरी वो अपने रिजोल्यूशन कर लेते हैं कि हमें सेल्फ डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट में जाना है, और रीडेवलपमेंट में जब जाना है तो डायरेक्टली बिल्डर को या डेवलपर को बुलाया जाता है। यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप यदि आपकी जो भी प्लॉट है, जो भी बिल्डिंग है, उसकी बराबर से स्टडी न करें और उसमें क्या आपको मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता, दोनों भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता, ये दोनों भी चीज़ें आप यदि स्टडी करें तो ये प्रोजेक्ट आप बराबर से हो सकता है। किसी भी डेवलपर से आप अच्छी तरह से निगोशिएट कर सकते हैं और विन विन सिचुएशन। डेवलपर को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, डेवलपर को भी प्रॉफिट होना चाहिए और आपको भी सोसाइटी करके आपके जो हिस्से में जो एक्स्ट्रा एरिया, रेंट, कॉर्पस फंड, ये तीनों चीज़ें हैं जो वाजिब में मिलनी चाहिए। यही इसको विन विन सिचुएशन बोला जाता है। लेकिन स्टडी ही नहीं किया गया और फिर जो डेवलपर है, डेवलपर के अनेक प्रकार हैं। कोई जस्ट एजेंट करके आता है डेवलपर के फेस में, कोई सिर्फ फाइनेंसर होता है, उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई डेवलपर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके पास फाइनेंस नहीं होता। ऐसे अनेक अलग अलग प्रकार के डेवलपर्स के फेस लेके अनेक संस्थाएं आती है, अनेक आइडेंटिटी आती है और इसी में उनका भी स्टडी 100% होता है ऐसा मेरा मानना नहीं है। उनका भी स्टडी नहीं है और डेवलपर का अपना सोसाइटी का भी स्टडी नहीं है। इस पोजीशन में यदि प्रोजेक्ट आगे जाए, एग्रीमेंट हो जाए तो ये प्रोजेक्ट फंसना ही है। इसमें इसी प्रॉब्लम को लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बहुत अहम हिस्सा करती है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक ग्रुप होता है, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, जैसा मैं हूँ जो सर्टिफिकेशन लेके किस तरह से टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क, स्टेक होल्डर, इनको कैसे मैनेज करना है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट देखता है। पूरी टीम को कैसे हैंडल करके आगे लेके जाना है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता है। उसके बाद में अहम हिस्सा होता है पीएमसी में आर्किटेक्ट का, जो आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करता है। उसके बाद में उस प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस हिसाब से DCPR 2034 में ये प्रोजेक्ट कितना मैक्सिमम लिमिट में हमें एरिया दे सकता है, वो स्टडी करता है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या हो सकती है वो स्टडी करता है और फिर प्रोजेक्ट का प्रॉफिट में किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है सोसाइटी और डेवलपर के बीच में। इस तरह का स्टडी करके सोसाइटी को वो अच्छी तरह से अगवा करता है, अच्छी तरह से इन्फॉर्म करता है कि इतना ही आपको मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। उसके बाद में आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल, जिसमें किस तरह से टैक्सेस होते हैं, वो टैक्सेस का स्टडी करता है कि इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से कितने टैक्सेस किस तरह से होंगे और उसमें इंटरेस्ट, जैसे डेवलपर फाइनेंस लेके आता है तो उसका इंटरेस्ट कितना होता है, ये सभी कुछ फिजिबिलिटी में स्टडी होता है। और उसके बाद में रोल आता है लीगल कंसल्टेंट। ये पूरा जो हिस्सा है रीडेवलपमेंट का, पूरी जो प्रोसेस है रीडेवलपमेंट की, उस रीडेवलपमेंट में पूरी तरह से कानूनन जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी लीगल पॉइंट्स हैं, वो स्टडी करना, वो इन्फॉर्म करना सोसाइटी को और उस तरह से ये प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना, ये लीगल कंसल्टेंट का काम है। ये सब मिलके, उसमें सिविल इंजीनियर्स भी आ गए जो साइट सुपरवाइज करते हैं, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जब होता है तब वो कंस्ट्रक्शन को पीएमसी के सिविल इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और आर्किटेक्ट मिलके ठीक तरह से सब प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये सब मॉनिटर करते हैं। तो इस तरह से ये पीएमसी का रोल बहुत अहम होता है, जिस वजह से पीएमसी के स्टडी के और पीएमसी के एग्जिस्टेंस के वजह से प्रोजेक्ट साफ सुथरा, स्मूथ और सक्सेसफुल होता है। पीएमसी इसमें बहुत बड़ा रोल करती है, ये फैक्ट है। बिल्कुल। रेडकर साहब, पीएमसी ही क्यों अपॉइंट करें? मतलब पहले तो प्रोसेस हुआ करता था कि इंडिविजुअली, व्यक्तिगत, अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब वन विंडो कि आपको आर्किटेक्ट मिल रहा है, आपको इंजीनियर मिल रहा है, आपको एडवोकेट
लॉ से रिलेटेड और अप्रूवल्स आपको क्या कितना एरिया मिलता है वो एक्चुअल आपको सोसाइटी के लोगों को बता देते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता, अलग अलग लोगों से अप्रोच हुआ करती। मैं बताना ये चाह रहा हूँ लोगों को कि आपको आर्किटेक्ट आपको कितना एरिया मिलेगा तो आप आर्किटेक्ट से संपर्क करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको दूसरी सिविक इंजीनियरिंग वर्क के लिए सिविल इंजीनियर से कांटेक्ट, लॉ से रिलेटेड आपका कुछ लिटिगेशन है, प्लाट वगैरह का कुछ इशूज है, आपको बीएमसी में जाना है तो फिर एडवोकेट वगैरह से आपको कुछ इंक्वायरी करके फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे अलग अलग और फील्ड है, सीए है, टैक्सेस से रिलेटेड। तो ये जो सब जगह अलग अलग विंडो के पास जाना जाते हुए आपको एक जगह को संजोने का काम है पीएमसी जी। वन विंडो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इकट्ठा करता है जी। उसका फ़ायदा ऐसा है ना कि हर एक एक्सपर्ट जो होता है वो आप सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये वॉलेंट्री लोग होते हैं। उन वॉलेंट्री लोगों को इतना वक्त और इतना जो भी कुछ विशेष इच्छा ये हो नहीं सकती। रीडेवलपमेंट तो करना है, सबको घर चाहिए। समझे एक सोसाइटी में 40 लोग हैं, लेकिन दौड़ता कौन है? चेयरमैन, सेक्रेटरी, मैक्सिमम ट्रेजरर, 2 या 3 लोग। उनके मन में ऑलवेज ये होता है कि मैं ही क्यों जाऊं, मैं ही क्यों दौड़ूं। और वो यदि दौड़े अच्छी तरह से, अच्छे इंटेंशन से, तो बचे हुए 38 लोग बोलेंगे कि अरे क्यों दौड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसका कुछ है। ये सब सोच के ये पीएमसी का कॉन्सेप्ट अच्छा है। क्यों? क्योंकि पीएमसी के अंदर ये सभी एक्सपर्ट एक साथ में आते हैं और एक दूसरे का उनका जो मिलाप है वो एक टीम करके होता है। एक का काम खत्म हो गया, जैसे फर्स्ट एज सर्टिफाइड पीएमसी है, कंसल्टेंट जो है वो आपको आके मिलता है और इस पूरे प्रोजेक्ट का स्टडी करता है। उसको इनिशिएटिंग बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लैंग्वेज में इनिशिएटिंग। वो इनिशिएट करता है प्रोजेक्ट। कैसे? आपसे डॉक्यूमेंट लेता है, डॉक्यूमेंट का स्टडी करता है, डॉक्यूमेंट स्टडी के बाद में इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमी है वो आपको बताता है और वो डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से 100% डॉक्यूमेंट्स पूरे करने की कोशिश करता है। उसके बाद में आपसे बात करता है, सोसाइटी के साथ बात करता है और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस रीडेवलपमेंट के लेके, नए बिल्डिंग को लेके क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या इच्छा है, वो जान के लेता है। उसे वो रीडेवलपमेंट में इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट ऐसे बोला जाता है। और वो इनिशिएटिंग जो स्टेज है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता है। उसके बाद उसी टीम में जो आर्किटेक्ट होता है वो आर्किटेक्ट को वो ब्रीफ देता है। देखिए, आप डायरेक्टली आर्किटेक्ट को ब्रीफ देना और ये जो कंसल्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, वो ब्रीफ देना, उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि वो अपने टेक्निकल लैंग्वेज में जो चाहिए रिजल्ट उस हिसाब से वो ब्रीफ करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट को डायरेक्टली आप बुला सकते हैं, अकेले आर्किटेक्ट, अकेला एडवोकेट, अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी हो सकता है। बट ये कोऑर्डिनेशन जो है वो सब आपको करना पड़ेगा। वो बहुत हेक्टिक है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए एक पीएमसी का पूरा एजेंसी होना और उस एजेंसी में ये सब एक्सपर्ट टीम होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो फ़ायदेमंद भी होता है। यही मेरा उसमें आंसर है। बिल्कुल फ़ायदेमंद तो होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ आपको वन विंडो मिलेगी, कहीं आप दूसरी जगह नहीं जानना पड़ा। इसमें साथ में वन विंडो मिलेगी, सुविधा मिलेगी, लेकिन लोगों को ऐसा भारी लगता है क्योंकि एक्सपेंसिव है, चार्जेस देना पड़ेगा और हमको रीडेवलपमेंट घर के बदले में घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बेहतर घर चाहिए, प्रॉपर घर चाहिए, बड़ा चाहिए। सबकी डिमांड ज़्यादा रहती है लेकिन उसके बदले में देना नहीं है। ऐसा लोगों की मैक्सिमम लोगों की ऐसी सोच रहती है। इस वजह से लोग चाहते हैं कि पीएमसी हमारी नहीं होनी चाहिए, बिल्डर अपॉइंट करे, बिल्डर लेके आए। तो ये भी एक सोच होती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सोसाइटी को एडवांटेज है यदि सोसाइटी अपॉइंट करती है पीएमसी, ये बिल्डर लेके आता तो। देखिए, बिल्डर जो लेके आता है वो सिर्फ खाना पूर्ति करता है, ये आप समझ लीजिए। पीएमसी क्यों चाहिए ये एक डिटेल में हम समझ लेते हैं। पहली बात, पीएमसी स्टडी करता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देता है। उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से आपको, समझिए आपका 500 स्क्वायर फुट एरिया है अभी, तो आपको कितना एरिया एक्स्ट्रा मिल सकता है? 20%, 25%, 35%, ये क्लियर है। क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कुछ थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पहले स्टडी किया जाता है कि तो आपके प्लॉट में टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, कितना हो सकता है, कितना मिल सकता है, किस हिसाब से DCPR 2034 के
जो रूल है उसके हिसाब से आपको आपके प्लॉट में कितना टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया मिलेगा, और उस टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया में से कितना एरिया बेचना होगा, ताकि टोटल प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए टोटल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट निकाली जाएगी। और टोटल कॉस्ट क्या है, तो वो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होती है। फर्स्ट इज आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सेकंड आपके परमिशन अप्रूवल के बीएमसी, भाड़ा हो तो भाड़ा की जो फीस है, जो प्रीमियम है, जो अलग कम से कम बहुत जो पॉइंट्स हैं बीएमसी के, वो सभी की कॉस्ट, फीस बोलिए या कॉस्ट बोलिए। उस कॉस्ट के बाद में आता है एक्सपर्ट्स के, जैसे आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर्स है, ऑपरेशन है, पूरे एक्सपर्ट्स के जो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो कॉस्ट है, वो उनकी जो फीस है वो आती है। उसके बाद में आती है ये प्रोजेक्ट में यदि फाइनेंस आता है तो उसका इंटरेस्ट लिया जाता है, वो भी कॉस्ट का एक भाग है। उसके बाद में आता है आपका रेंट, जो बिल्डिंग में टूटने वाली है उसमें रहने वाले फ्लैट ओनर्स के का रेंट, उनका कॉर्पस फंड, उनका शिफ्टिंग चार्जेस, ये सभी कुछ लेके प्रोजेक्ट कॉस्ट बनता है। और उस प्रोजेक्ट कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन एरिया, उसमें से कितना बेचा जाता है, बेचा जाएगा, ये कैलकुलेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होता है। और उसके बाद में जो बचा हुआ एरिया है, दैट इज रेवेन्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें डेवलपर हो रीडेवलपमेंट में तो डेवलपर कुछ हिस्सा लेके जाता है और कुछ हिस्सा आपको एक्स्ट्रा एरिया करके दिया जाता है। तो ये सभी कैलकुलेशन उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होने के कारण आप क्लियर है कि हमें आपको क्या मिलने वाला है। और फिर जब डेवलपर आता है तो डेवलपर आपको जो भी ऑफर करता है उसमें आप निगोशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, डेवलपर डायरेक्ट नहीं आता जब पीएमसी होता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद में पीएमसी एक टेंडर तैयार करता है। टेंडर में 3 अलग हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है जो हमें चाहिए ही, रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसे किस तरह का सीमेंट चाहिए, किस तरह का रेती है, किस तरह की सैंड है, किस तरह का प्लम्बिंग के फिटिंग्स है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन इंस्ट्रक्शन टू डेवलपर या रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, इसमें एवरीथिंग इज मेंशन्ड। उसके बाद में आते हैं सेकेंड पार्ट इज लीगल पॉइंट्स टेंडर में, और थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको क्या बिल्डर दे सकता है। ये तीनों भाग मिलके एक टेंडर बनता है, और वो टेंडर हम पीएमसी करके सोसाइटी के नाम पे फ्लोट करते हैं। जैसे आज एक सोसाइटी का टेंडर हमारी कंपनी ने फ्लोट किया है, आज ही आया होगा पेपर में। तो वो टेंडर फ्लोट होने के बाद उस टेंडर को परचेस करके डेवलपर आते हैं, और डेवलपर परचेस करके वो टेंडर फिलअप करके वो सबमिट करते हैं। उससे क्या होता है, एप्पल टू एप्पल कंपेयर होता है। नहीं तो कोई डेवलपर को डायरेक्टली जाके डेवलपर बोलेगा कि आपको 20% दे दूंगा, लेकिन 20% क्या, कारपेट बिल्टअप क्या, और आपको 20% 500 स्क्वायर फुट के ऊपर दूंगा, लेकिन 500 स्क्वायर फुट आपका कारपेट है या बालकनी के साथ में है, कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन हम जब टेंडर निकालते हैं तो उस टेंडर में हर प्रकार की क्लियरिटी होती है, और उसके बाद में ये टेंडर फिलअप करके डेवलपर्स आते हैं, और फिर उनका इंटरव्यूज लेके जो डेवलपर समझे 10 टेंडर आए तो उसमें से 2 या 3 टेंडर्स फाइनलाइज करके उनसे फिर निगोशिएट करके पीएमसी और सोसाइटी साथ में ऐसे मिलके निगोशिएट करते हैं। इससे मोर क्लियरिटी, मोर ट्रस्टवर्दीनेस ये क्रिएट हो जाता है। ये सब चीज़ें डेवलपर का पीएमसी तो नहीं करेंगे, क्योंकि डेवलपर के पीएमसी सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे। जो एक नोटिफिकेशन है 79A, जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे बिल्डर के पीएमसी। वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं करेंगे, ताकि वो बिजनेसमैन है ना, डेवलपर इज अ बिजनेसमैन, तो वो उनके हिसाब से वो खाना पूर्ति करेंगे। इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन
PMC from developer and PMC appointed by society. यस तो आपको एडवांटेज है कि आप पीएमसी पहले अपॉइंट करें और फिर उसके आगे रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाएं। किशोर जी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में एडवांटेज है, आगे कुछ सर्कुलर आना चाहता, कुछ सोसाइटी हो सकती कि उनको 6 महीने के बाद या 1 साल के अंदर सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाह रही है, तो उनको वेट करना चाहिए। और पहला ये, और क्या सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए, मतलब रीडेवलपमेंट के लिए पीएमसी जरूरी है, लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी क्या है, और ये जो जीआर के लिए क्या टाइमिंग क्या लग सकता है? जैसे आप प्रभु सर, हम लोग सब लगे हुए हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब इस पे जल्दी से जीआर निकालें। जीआर तो निकलेगा जब खुद उन्होंने बोला है, और उनकी जो अभी फडणवीस जी की जो इच्छा है वो उस टाइम तक से 3 सालों के पहले से है, 2019 सितंबर 2019। तब उन्होंने पूरी तरह से सब तैयारी की थी, सिर्फ टाइम मिला नहीं वो जीआर में कन्वर्ट करने के लिए। अभी वापस बीच का 2.5 साल और उसके बाद में ये 6 महीने चले गए ना, तो उसमें टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके लिए या राज्य के लिए वो उन्होंने की, और अभी उनका ध्यान इसके ऊपर है, जिससे पूरा सिनारियो चेंज हो सकता है। अभी भी सेल्फ डेवलपमेंट में लोग इंटरेस्टेड है, बट एज पर एज एरिया इज कंसर्न, मुझे पूछा जाता है कि क्या हम सेल्फ डेवलपमेंट में जाएंगे या रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो क्या कंस्ट्रक्शन एरिया ज़्यादा मिलेगा? अभी तक उसका आंसर नहीं है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो जीआर आना था वो आया नहीं है। वो आ गया तो 10% मोर FSI और 10% मोर कंस्ट्रक्शन एरिया सेल्फ रिडेवलपमेंट में दिया जाएगा। ये एक एडवांटेज है। इस तरह से अनेक एडवांटेज उसमें है, बट उसके लिए वेट करने की जरूरत है क्या, ये आपका क्वेश्चन जो है। मुझे लगता है कि यदि आपके पास टाइम है तो वेट कर सकते हैं, बट अभी भी सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाने से काफ़ी फायदा है। फायदा क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फायदा ऐसा है कि आपके प्रोजेक्ट की पूरी तरह से ओनरशिप जो है वो आपके पास रहती है। सेल्फ डेवलपमेंट में आप किसी भी व्यक्ति से या एजेंसी से या आइडेंटिटी से आप उसको पावर ऑफ अटर्नी नहीं देते। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये है, पावर आप पूरी तरह से आपकी लैंड और आपका पूरा प्रोजेक्ट की पावर आप उनको या डेवलपर को दे दिया। रीडेवलपमेंट जब होता है बिल्डर ड्रिवन, या बिल्डर को जब लाया जाता है और रीडेवलपमेंट किया जाता है, तब पूरी पावर उनको दी जाती है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट जब होता है तो जो पावर ऑफ अटर्नी ली जाती है, और वो पावर ऑफ अटर्नी की वजह से आप उसके बाद में कुछ एक्शन, कुछ डिसीजन या कुछ भी नहीं कर सकते, वो सेल्फ डेवलपमेंट में नहीं होता। तो मुझे लगता है कि फायदा एरिया से पहला फायदा ये है कि ओनरशिप आपके पास है, आपके हाथ पैर ये सब बंधा हुआ नहीं है। आप जहां जैसे और जिस तरह से डिसीजन लेना चाहते हैं उस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल, ये पहला फायदा है। पावर का मतलब ये होता है कि आपकी जमा पूंजी, जिंदगी सबसे अहम चीज होती है जिंदगी में। आप जो अर्निंग करते हैं, जो जमा पूंजी रहती है, वो धन आप एक घर में लगाते हैं, वर्षों आप उस घर को डेकोरेट करते हैं, सब करते हैं। और यदि वो रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो आपकी जिंदगी है, वो आपकी लाइफ है, तो आपका पावर है, वो आपका पावर आपके पास, आपके हाथों में रहना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी कमेटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से टाइम स्पेंड तो करना पड़ेगा। कमेटी ऑफिस बियर से हो, सब लोगों को अलर्ट होके कि इसमें कैसे सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं। और पिछले किशोर जी, पिछले 6-8 महीने में बहुत सारे सवाल आए इस तरह से कि सर कब आएगा जीआर, हम रुके, क्या करें। पिछले वो तो मैंने देखो, ये पॉलिटिकल सरकार है, अभी तो सरकार आ गई है, तो अभी हो सकता है कि मे भी पॉसिबल। और आज मैं 6 महीने में ये बोला था, और आज वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने अभी बोला पूना में हाउसिंग फेडरेशन को कि हम लोग लास्ट वीक में बोला, हाँ, कि कुछ सब्सिडीज वगैरह और ये सब चीज़ें हो रही है। तो पॉसिबिलिटी है, आप वेट कर सकते हैं। आपकी एकदम जर्जर हालत है तो आपको जाना चाहिए। सोसाइटी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हालत है तो, और यदि आप रिपेयर करवा के कर सकते तो वेट कर सकते। और क्या है कि देखिए, आज वो जो जीआर है ना, वो अगले 1 महीने में आ सकता है, 2 महीने में आ सकता है, 3 महीने में आ सकता है, आप वर्स्ट टू वर्स्ट के 6 महीने में आ सकता है। लेकिन जब आप आज आपकी प्रोसेस चालू करेंगे ना रीडेवलपमेंट की, जो सेल्फ की समझ जाना है, तो 6 महीने तक
भी आ गया वो तो भी आपको फायदा मिलेगा फायदा होगा। क्योंकि ये सभी कुछ चीज़ें रिजोल्यूशन है, फिजिबिलिटी है, उसके बाद में आपके कंसेंट है, आपको बताया जाएगा, प्लान तैयार किए करेंगे हमारे आर्किटेक्ट्स, और फिर वो प्लान के हिसाब से आपको कितना एरिया चाहिए, ये सब करते करते ये इतना टाइम जाता ही है। तो यदि आपको सेल्फ डेवलपमेंट में जाना है तो अभी पहल कर दीजिए, अभी आप जो भी कुछ है प्रोसेस स्टार्ट करिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करिए और वो आपको स्टडी करके इन्फॉर्म करके सेल्फ डेवलपमेंट तक लेके जा सकता है। वो जो आएगा जीआर तो अच्छा ही बात है, और आना तो है ही, वो इतना बरोबर। पक्का है। और आपके जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उसमें पीएमसी के जरिए जाना है, कैसे जाना है, आपको इस सब्जेक्ट को, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि लोग अवेयर हों और एजुकेट हो।